बात है, खैर की ये बात कर। हाज़िरे दरबार है बंदे, है हश्र का दिन हाज़िरे दरबार है बंदे। या रब तेरी रहमत के तलबगार हैं बंदे, है हश्र का दिन हाज़िरे। तू खालिक़ आलम है, सजा दे के जज़ा दे। तू खालिक़ आलम है, सजा दे के जज़ा दे। मजबूर है, मुजरिम है, गुनाहगार हैं बंदे। मजबूर है, मुजरिम है, गुनाहगार हैं बंदे। या रब तेरी रहमत के तू मालिको मुख्तार गए, बख्शे के ना बख्शे। तू मालिको मुख्तार गए, बख्शे के न बख्शे। शर्मिंदा है, नादिम है, खतावार हैं बंदे। शर्मिंदा है, नादिम है, खतावार हैं बंदे। या रब तेरी रहमत के दामन में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। दामन में गुनाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन तेरी रहमत के तलबगार हैं बंदे। लेकिन तेरी रहमत के बंदों को भी दरकार है मौला तेरी रहमत। बंदों को भी दरकार है मौला तेरी रहमत। रहमत को भी मौला तेरी दरकार है बंदे। रहमत को भी मौला तेरी दरकार है बंदे। है हश्र का दिल हाजिर दरबार है बंदे। या रब तेरी रहमत के तलबगार है बंदे।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। खैर रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपका रमज़ान एहसन तरीके से गुजर रहा होगा, खैर आफियत से गुजर रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें दुआओं में याद रखते होंगे। हम भी दुआ गो हैं कि वो मोमिनीन जो मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किल दूर हो, आसानी आए उनकी ज़िंदगी में, और आपके रोज़ों के सदक़े ही ऐसा हो। और आपने ही ना देखा है कि अमूमन उसी वक्त खुदा ताला याद आते हैं जब हम किसी मुश्किल में होते हैं। हाँ। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हम लोगों की कि हम बहुत सारी जगहों में खुशी में तो भूल जाते हैं, लेकिन जब तकलीफ़ होती है तो तब हमें मुश्किल वक्त में ही हमें अपना अल्लाह भी याद आता है, हमें अपनी इबादत भी याद आती हैं, अपने बुज़ुर्ग भी याद आते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है जी। इसके साथ हम ये बात करेंगे आज के इस ट्रांसमिशन में कि जब अच्छे हालात होते हैं, इतनी सारी नेमतें हम पर उतर रही होती हैं, तो तब हम रब्बुल आलमीन का शुक्र क्यों नहीं करते, और जब परेशानी में होते हैं तो हमें फ़ौरन अपना खुदा याद आ जाता है। इस पर हमने करनी है जी बात। अपने मेहमानाने गिरामी का आपसे तारुफ़ करवा देती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी साहब मौजूद हैं, और आलमी शोहरत याफ्ता सनाख्वान मुस्तफ़ा हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से 13वां रोज़ा। देखें आप एक एक करके गिनते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं कल शाह साहब से कह रहा था बात अली अनीक भाई से कि ये अब 2 दिनों बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कि अब 14 रह गए, फिर 13 रह गए, तो अय्याम मादूदात थोड़े से गिनती के दिन है। अल्लाह ताला हम इनसे पूरी तरह फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। बाद आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा फजल है अल्लाह ताला का। और वही वाली बात है कि बहुत स्पीड के साथ रोज़े गुजर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाफिज़ साहब, आपका रमज़ान ठीक जा रहा है? ज़बरदस्त। बिल्कुल। अभी फहद इसी मौजू की जानिब वापस आते हैं। तो ऐसा होता है अक्सर कि जब भी आपको मुश्किल दरपेश होती है तो ही आप जो है अल्लाह ताला की तरफ, रब की तरफ राग़िब होते हैं। लेकिन क्या रोज़े रखना और रोज़ों की जो एक इबादत है, क्या ये भी उसी चीज़ की अलामत है? क्योंकि आप सारा दिन अपने आप को डिप्राइव्ड रखते हैं, सारा दिन दूर रहते हैं इन चीज़ों से, तो क्या ये भी उसी इबादत की निशानदेही जब आप रब के करीब हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट। माशाल्लाह 2 मौज़ूआत को आपने क्लब कर दिया माशाल्लाह। बहुत ही बड़ा सवाल बन गया ये। अगर रोज़े के ऊपर पहले बात कर लें तो कमज़ोर ईमान वाला भी हो, मेरी तरह का गुनाहगार भी हो, रोज़े के अंदर खूबी ये है कि रोज़ा जब भी कोई रखता है उसमें कहीं ना कहीं इखलास होता है। क्योंकि देखिए इसमें पब्लिक को तो नहीं पता आप कुछ नहीं खा रहे पी रहे। ये तो खालिस्तन आपका और अल्लाह का मामला है ना। बेशक। अगर आप छुप के खाना चाहें तो कोई रोकने वाला तो नहीं है, कोई आपको फतवा देने वाला भी नहीं है। खालिस्तन आपके हार्ट की फीलिंग है कि मैं सुबह से लेके मगरिब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सहरी से लेके अफ्तार तक कुछ नहीं खाऊंगा। तो मुझे लगता है ईमान कमज़ोर भी हो, बंदा गुनाहगार भी हो, रोज़ा वो वाकई कहीं ना कहीं देयर इज़ एन आयोटा ऑफ सिंसेरिटी जिसकी वजह से वो रख पाता है। इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने भी कहा ना, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। क्योंकि रोज़ा कितना परफेक्ट है, कितना सच है, वो अल्लाह को ही पता चल सकता है, पब्लिक एट लार्ज को पता भी नहीं चल सकता, और हैंस रिवॉर्ड भी अल्लाह ही देगा। अच्छा, जो बड़ा सवाल है जिसके ऊपर आज की हमने कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, देखें हम अल्लाह ताला को राहत में भूल जाते हैं, इम्तिहानों में याद करते हैं, आयत करीमा का विर्द शुरू हो जाता है, दुआएं पढ़ी जाती हैं और आज पूछे जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका ताल्लुक फ़कत इबादत के साथ भी नहीं है, इसका ताल्लुक इंसान की अपनी हालत के साथ है, इंसान की अपनी स्टेट के साथ है। दुनिया में हम बंदों के साथ भी जब ताल्लुकात बनाते हैं ना, वो भी ऐसे 2 नंबर बना रहे होते हैं। अगर बंदे मुझे फ़ायदा दे रहे हैं तो उनको चाय पे बुलाऊंगा, उनको खाने पे बुलाऊंगा, उनके बच्चों को गिफ्ट्स दूंगा, क्योंकि ये बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट है, ये फलाना इक़्तिदार के ऐवान के अंदर है, मेरी प्रमोशन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो रिश्ता ही फेक है। फ़ायदा दे रहा है तो मेरा उसके साथ नाता है, राबता है। फ़ायदा नहीं दे रहा, मैं कॉल भी नहीं करूँगा, मैं पैगाम भी नहीं दूंगा, मैं बात भी नहीं करूँगा, मैं अपने नए न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स बना लूँगा। और ये सेट ऑफ फ्रेंड्स कौन से हैं? पावरफुल फ्रेंड्स। यही काम हम रब्बुल इज़्ज़त के साथ भी नाउज़ुबिल्लाह कर रहे हैं। रब्बुल इज़्ज़त तो हकीकत है ना, ये दुनिया के ताल्लुकात तो फेक हैं, दे आर स्यूडो, इनकी तो कोई हकीकत नहीं है। लेकिन कर यही स्टेट हम मालिक पर भी अप्लाई कर रहे हैं।
मालिक ने हमें रिस्क दिया, फरावानी दी, दुनियावी तौर पे कामरान किया, शोहरत का रिस्क मिल गया, वैसे माल असबाब बहुत मिल गए। अब इबादत भी रिचुअलिस्टिक है, रस्म है, की ना की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके अंदर भी एक मैं रिलाई कर रहा हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत की है ना, तो उसका रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है। मैंने बड़ा काम किया, मैं बड़ा शार्प हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मेरा बिजनेस बड़ा चल रहा है। जैसे ही मुश्किल आएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआएं शुरू हो जाएंगी, स्कॉलर्स के पास जाएंगे, नवाफिल का पूछेंगे और आद वज़ाइफ दुआएं बताएं। असल में ये मेरी फेकनेस है, मेरी अपनी डुअलिटी है। अगर मैं अल्लाह के बंदों के साथ भी इखलास के लेवल के पर रिश्ते बनाऊं तो मैं मखलूक के साथ जब मुखलिस हो जाऊंगा, मैं खालिक के साथ भी मुखलिस हो जाऊंगा। इखलास की दोनों लेवल्स पे ज़रूरत है। ज़बरदस्त। नासिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। बहुत अच्छा मजमून है और इंसानी फितरत की अक्कासी करता है। इंसान ऐसा ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इसका जा बजा जिक्र किया। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दाअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन। जब ये कश्ती में होते हैं, भंवर में फंस जाते हैं, हर तरफ से कश्ती इनको घेरे में ले लेता है भंवर, और जब ये डूबने लगते हैं दाअवुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, उस वक्त ये खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। फलम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। और जब हम इनको उससे निजात दिला देते हैं, खुशकी में ले आते हैं, फिर ये शिरक करते हैं। गोया इंसान जो अपने अल्लाह के साथ माबूदान बातला बनाता है, जब मुश्किल आती है तो पता इसको भी है कि है वही एक ही वो ज़ात है। जब सारे दर बंद हो जाते हैं तो एक दर जिसका खुलता है वो रब्बे ज़ुल जलाल है। अब अल्लाह ताला मुतालबा कर फरमाता है कि जब इतनी मुश्किल में, जब तन्हाई में होते हो, जब इतनी ज़्यादा तंगी में मुझे पुकारते हो, तो जब मैं निजात देता हूँ तो फिर मुझे क्यों नहीं पुकारते। और ये इंसान के लिए इसके अल्लाह ताला ने कई और भी मनाज़र बयान किए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वला इन ज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर, कि अगर हम इंसान को नेमत दें उसके बाद उससे छीन लें तो मायूस हो जाता है। इंसान है ना, जब नेमत मिलती है तो वो समझता है ये मेरी है, ये मेरा कमाल है। उसके बाद जब तकलीफ पहुंचती है तो फिर अल्लाह ताला पर गिले शिकवे शुरू कर देता है। रब्बे ज़ुल जलाल अपने बंदों का अपने साथ ये रिश्ता नहीं चाहता। अल्लाह फरमाता है मेरे साथ वो रिश्ता रखो जिसमें तुम गमी में, खुशी में, तंगी में, तकलीफ में, राहत में मेरे साथ जुड़े रहो। क्यों? ये जो तकलीफ आती है तुम पर, ये तुम्हारे अपने आमाल के सबब से है, तुम्हारी अपनी खराबियों के सबब से है, तुम्हारी अपनी बुराइयों के सबब से है। तुम तौबा करोगे, इस्तिग़फ़ार करोगे तो मैं यूँ जो तुम्हें इस तंगी तकलीफ से निकालूंगा। इनफरादी सतह से लेकर इज्तिमाई और कौमी सतह तक जब भी मुश्किलात आती हैं उसके पीछे हमारी अपनी नेग्लिजेंस होती है। कुरान पाक कहता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह ने एक करिया की मिसाल दी। आप इसमें अपनी ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को रख लें, किसी और जगह को रख लें, अपने शहर को रख लें, अपनी बस्ती मोहल्ले को रख लें। एक बस्ती की मिसाल अल्लाह देता है, क़र्यतन मुतमइन्नतन, एक मुतमइन थी, यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन, हर तरफ से उसको रिज़्क़ मिल रहा था, मिन कुल्लि मकान, हर जगह से। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उस बस्ती वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, शुक्रान नेमत नहीं किया बल्कि कुफ्रान नेमत कर दिया, नेमतों को ठुकराया। अल्लाह ताला फरमाते फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ़ बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हें उनकी खराबियों के सबब से उनको खौफ और भूख का लिबास पहना देता हूँ, जो कुछ उन्होंने खुद किया था। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह फरमाता है ये जो ज़मीन में और समंदर में ये जो फसाद पैदा हो जाता है, ये सतह समंदर में और ज़मीन के अंदर, ये इंसानों के अपने हाथों का कमाया हुआ है। जिस तकलीफ में इंसान बसा औकात, इंसानों के मुख्तलिफ फिर दर्जात है। आगे कुरान मजीद ने इनको बयान किया कि कुछ तो वो हैं जो फिर अल्लाह को याद करते हैं, जो आसानी आती है तो फिर भूल जाते हैं। कुछ हैं जो इस मुश्किल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब तक कोई दरवाजे आखिरी एक दो दरवाज़ों खटखटाते रहते हैं, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, और अल्लाह की तरफ नहीं आते। रब्बे ज़ुल जलाल ने ये जो दुनिया का एक निज़ाम बनाया है, इसमें तंगी और तकलीफ आती है, वो दूर भी होती है और अल्लाह दूर करता है। जब कुरान मजीद क्या है मुबारक नाज़िल हुई, मैं आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ इस टॉपिक पर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। अरबी ज़ुबान का एक कायदा है, अल उसर अलिफ लाम लगा के 2 बार आया, और युस्रन भी 2 बार आया, लेकिन उस पर अलिफ लाम नहीं है। तो अलिफ लाम का माना क्या है? तंगी एक है, आसानियां 2 हैं।
आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे थे, सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह कुर्बान जाए आपकी इस मुस्कुराहट का सबब क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने हर तंगी के लिए 2 आसानियां नाज़िल फरमाई। अगर वो सामने की चट्टान में तंगी दाखिल हो जाए तो अल्लाह की तरफ से आने वाली आसानी उस तंगी को चट्टान से भी निकाल देगी। इंसान के लिए रब्बे जुल जलाल आसानियां पैदा फरमाता है, लेकिन इंसान को अपने अमल पर गौर करना है कि अल्लाह से कैसा, और इसी की ज़रूरत है जी। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से हम वापस जोड़ेंगे। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं। खैर रमज़ान में कुछ ही देर में वापस आते हैं। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। अब आपके लिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि शेफ़ मारवी आज हमारे लिए क्या स्पेशल बना रही हैं। ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हिना एंड अली। वेलकम टू माय किचन सेगमेंट। और आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़, और हमारे साथ तावन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने। सेहत और बचत साथ साथ। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार, इजी और जल्दी झटपट बनने वाली हैं। आज मैं आपके लिए बनाऊँगी क्विक कीमा मसाला, क्योंकि बहुत ही लोग चाह रहे होते हैं कि हम बहुत ही झटपट से बना लें, बट कोई ऐसे आइटम्स हों जो कि हम जल्दी बना के बहुत ही आराम से बना के और मतलब सहरी में भी यूज़ कर लें, अफ्तार में भी यूज़ कर लें। तो ये एक ऐसी डिश है जो कि आप सहरी अफ्तार दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने से पहले मैं सबसे पहले अपने हैंड वॉश कर लूँगी। लाइफ बॉय हैंड वॉश, मैं लाइफ बॉय हैंड वॉश से हाथ धो लूँगी। लाइफ बॉय हैंड वॉश हमें रखता है 100 बीमारियों से दूर। अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करें, और कुछ भी करने से पहले अपने हैंड्स को ज़रूर वॉश कर लें वेरी नाइसली। चलें, हैंड वॉश हो गए हैं। अब मैं आ जाती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ क्विक कीमा मसाला, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बेसिक इंग्रेडिएंट से बनेगा जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। मैंने अंडरकट का बीफ ले लिया है। अगर आप चाहें तो कोई भी कट ले सकते हैं, बट ये बहुत जल्दी गलता है, तो मैंने अंडरकट का और इसमें थोड़ा सा फ़ैट ऐड करा लिया है। और इसके लिए मुझे चाहिए होंगे अनियन, टमाटो, बीफ, योगर्ट, सॉल्ट, लाल मिर्च, हल्दी एंड बाकी सारे स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ। अब हम अपने स्टोव को ऑन कर लेते हैं। ग्लैम गैस का स्टोव मैं ऑन कर लेती हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। मैं यूज़ कर रही हूँ डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल से डालडा ने कभी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसमें मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑयल डाल दूँगी, जबकि क्योंकि मेरे इसमें फ़ैट भी है तो मैं इसमें ऑयल की मिक़दार थोड़ी सी कम रखूँगी। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ अनियंस। अनियन को हम थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बहुत ही मज़ेदार सा झटपट कीमा रेडी कर सकते हैं। आप अंडरकट का मीट ले लें अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी गल जाए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और हम नहीं चाहते कि पूरा दिन हम अपने किचन्स में गुजारें। जब तक इसको मैं कवर अप कर लेती हूँ, थोड़े से रेड पिंक होंगे ये, जब तक मैं अपने कीमा में इसमें मैं ऐड कर देती हूँ योगर्ट। इसको आपको अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रख देंगे तो अच्छा है, ताकि ये आपका और भी ज़्यादा मज़ेदार फ्लेवरफुल बनेगा। इसमें मैं चिली पाउडर ऐड कर दूँगी। मैंने 2 टीस्पून के बराबर चिली पाउडर यूज़ कर लिया है। सॉल्ट 1 टीस्पून। हल्दी थोड़ी सी ही डालेंगे हम। गरम मसाला पिसा हुआ थोड़ा सा हम अभी डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए रखेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसमें भी ऐड कर रही हूँ, और मैं साथ ग्रेवी में भी ऐड करूँगी, क्योंकि हल्की सी हीक आ रही होती है किसी को बीफ में से। अगर आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे तो आपको वो हीक बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसको आप अच्छा सा मिक्स कर लें। आप जितना फ्रेश बीफ लेंगे उतना आपका ये मसाला कीमा बहुत मज़े का बनेगा, या कोई भी डिश हो, आप जितना फ्रेश मीट लोगे आपकी डिश उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस टॉस, कीप इट असाइड मैरिनेट करके। अब हम अपने अनियंस को चेक कर लेते हैं।
हल्के से ये बिल्कुल ट्रांसलूसेंट होंगे तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। इस स्टेज पे मैं इसमें जो हम साबुत गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग। इसको आप हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा डार्क रेड नहीं करोगे, हल्का सा पिंक। आज भी मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी ड्रिंक इसके साथ बनाना सिखाऊंगी जो कि होगी टैंग के साथ। टैंग चिलर बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि पूरा दिन रोज़े में हम बहुत लो एनर्जी फील करते हैं, तो टैंग हमें देता है विटामिन सी, डी एंड जिंक। और आपके बर्तन जब भी गंदे हो जाएं तो आप उसको जो है न्यू विम बार से धोएं, वो आपको देता है बहुत ही चमकदार बर्तन। क्योंकि न्यू विम बार जो है आपको सिर्फ लेमन के साथ नहीं, अब उसमें है एडिड सॉल्ट जो कि आपकी चिकनाई को करता है दूर और आपके किचन और आपके बर्तनों को रखता है बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार। इसमें मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि रिमेनिंग था, थोड़ा सा मैंने उसमें ऐड कर दिया था, बाकी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लूँगी मैं। ये डिश आप सहरी अफ्तार दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सहरी में तो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है कीमा, अगर दम का कीमा हो या इस तरह का कीमा बना हुआ हो तो बहुत ही मज़े की सहरी हो जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेटेड कीमा। मैंने हाफ़ केजी लिया है तो मैंने इसमें हाफ़ केजी के हिसाब से ही मसाले डाले हैं। आप अगर मीट की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आप उसमें मसालास की भी क्वांटिटी को बढ़ा दोगे। इसको अच्छा सा भून लेंगे हम, क्योंकि कीमा को भूनना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसमें कोई भी स्मेल ना आए, कुछ ना हो। जिस तरह से आप खड़े मसाले का कोई गोश्त बना रहे होते हो, ये उस तरह का बनेगा विथ फुल ऑफ मसालास एंड फ्लेवर। इसमें मैं टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी, 2 थिनली स्लाइस टोमेटोज़। इसको मैं कवर अप कर दूँगी और इसको मैं सर्व करूँगी चपाती के साथ। जब तक मेरे पास फ्रोज़न चपातीज़ हैं, जब तक ये गलेगा मैं इसके साथ चपातीज़ रेडी कर लेती हूँ। नॉन स्टिक तवा ले लेंगे हम फॉर फ्रोज़न चपातीज़। फ्रोज़न चपाती के लिए मुझे अपने तवे को अच्छा सा गरम करना है, फिर उसके बाद मैं इस पर बनाऊँगी, क्योंकि अगर आप गरम नहीं होगा तो उस पर हमारी चपाती चिपक जाएगी। कीमा अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ये थोड़ी देर बाद हम इसको भून लेंगे। तवा हमारा गरम हो गया है, अब मैं अपनी चपाती इस पे बना लूँगी। फ्रोज़न चपाती से आपको इजी हो जाता है, अगर आप अपने घर में भी बना के और आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में इतना दिल नहीं चाह रहा होता कि आप पूरा दिन किचन में गुजारें, तो आप ऐसी इजी रेसिपीज़ बनाएं और अपनी लाइफ को इजी करें। और हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से भून लें सारे मसालों के साथ। ये अपने ही पानी में गल जाएगा, क्योंकि मैंने अंडरकट का बीफ लिया हुआ है। ये बहुत ही बेसिक स्पाइसेस के साथ ही रेडी हो जाएगा। और जिस तरह खड़े मसाले का गोश्त हम बना रहे होते हैं, आप इसको खड़े मसाले का कीमा बोल सकते हैं, या इसको आप इजी पीजी कीमा बोल सकते हैं। वेरी क्विक रेसिपी। चपाती भी हमारी रेडी होने वाली है। हमारी एक चपाती रेडी हो गई है। अब हम दूसरी चपाती रख देंगे जब तक हमारा कीमा बन रहा है। इसको चेक कर लेंगे हम।
जब तक इसका अपना पानी ड्राई होगा, जब तक मैं इसको कवर अप कर देती हूँ, क्योंकि बीफ में थोड़ा सा चिकन से ज़्यादा टाइम लगता है। इसको टर्न कर लूँगी तक ये बन जाएगी। फिर मैं आपको मज़ेदार सा टैंग चिलर बना के दिखाऊँगी। टैंग इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट ड्रिंक। मेरी इफ्तार नहीं होती बगैर टैंग के। चपाती मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, अपने तवे को हटा देती हूँ यहाँ से। इसको हम ऑफ कर देंगे। टैंग चिलर के लिए मुझे चाहिए होगा शुगर, काला नमक, लेमन जूस, थोड़े से लेमन वेजेस, और मुझे चाहिए होगा मेरा फेवरेट टैंग मैंगो, जो कि है मेरा फेवरेट और इसके बगैर मेरी इफ्तार नहीं होती। आप भी ये टैंग चिलर बनाएं। आपको टैंग देता है विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक। आप जो रखेगा आपको पूरा दिन फ्रेश, और आपकी इम्यूनिटी के लिए टैंग बहुत अच्छा है। इट विल बूस्ट अप योर इम्यूनिटी। इसके लिए मुझे चाहिए होगा वाटर एज नीडेड। आप जितने ग्लास के लिए, आपको अगर 2 ग्लासेस का बनाना है, 3 का, आप उसके अकॉर्डिंग पानी ले लें। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैंगो टैंग। टैंग के सारे फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, बट मुझे मैंगो भी बहुत पसंद है और ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून्स ऑफ टैंग। इसको मज़ेदार सा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी काला नमक, चुटकी भर, लेमन जूस फ्रेशली स्क्वीज्ड, एंड शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं इसमें 2 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर ऐड करूँगी। एंड मुझे चाहिए होगी क्रश्ड आइस, जो कि टैंग को बनाती है और भी ज़्यादा मज़ेदार। I'll just give it a very nice blend अपने वेस्ट पॉइंट के ब्लेंडर में। बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। इसमें थोड़ी सी आइस, बेशक आपकी क्रंची क्रंची रह जाए तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसमें बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल आ रही है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी टैंग के जग में। इसको हम चेक कर लेते हैं। अपने ही पानी में ये बिल्कुल गल गया है, और बस जब तक ये भुनता रहेगा साथ साथ मैं अपने टैंग को अपने ग्लासेस में सर्व कर लूँगी। हम इसको अपने ग्लासेस में डाल देंगे। टैंग पिएं और पूरा दिन रहें फ्रेश विद विटामिन सी, डी एंड जिंक टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। इसको हम गिव इट अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। चेक करें कितनी कलरफुल सी ड्रिंक हमारी रेडी हो गई है। हम अपना कीमा चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल आ रही है। इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें स्लिट की हुई एंड जिंजर, एंड हम इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे गरम मसाला। थोड़ा सा मैंने पहले डाला था, थोड़ा मैं अभी डाल रही हूँ, एंड बहुत सारा धनिया टू गिव इट अ वेरी नाइस ग्रीन कलर। जस्ट चेक इट द लुक, बिल्कुल इसी तरह का हमें चाहिए। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसको गरम गरम बनाएं और आप इसको विद चपातीज़ या विद पराठा सर्व करें विद दिस टैंग ड्रिंक हमने जो बनाई है आज। इसमें मैं कोरिएंडर ऐड कर लूँगी ऊपर से, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोरिएंडर। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा क्विक मसाला कीमा टैंग चिलर विद गरम गरम चपातीज़ रेडी है।
आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। रमज़ान में खुश आमदीद। हमारा टॉपिक इस वक्त चल रहा है, प्रोफेसर साहिबान मौजूद हैं, उनसे भी शर्फ हासिल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कुछ ही देर में लाहौर में अफ्तार का वक्त हो जाएगा, तो उससे पहले गुफ्तगू फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रोफेसर नासिर साहब, आप बताइएगा कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि आपको हर वक्त अल्लाह ताला की याद आपके जहन में रहनी चाहिए, आपके दिल में रहनी चाहिए? ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये डिमांड करता है, चूँकि वो नेमतें हर वक्त दे रहा है। एक एक सांस लेना हमारा कितनी बड़ी नेमत है, देखना नेमत है, चखना उसकी नेमत है। हम हर लम्हा उसकी नेमतों से फैज़याब हो रहे हैं। सांस ऊपर जाती है, ये एक नेमत है। सांस का इनहेल करना, बाहर निकालना, ये अगर ना हो सके, इंसान का सिर्फ यूरिन पास करना रुक जाए, कितनी बड़ी मुसीबत है। हर वक्त अल्लाह की नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अल्लाह मुतालबा करता है कि अल्लाज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर लम्हा उसको याद करें, क्योंकि जो दम गाफिल सो दम काफिर, उसका याद रखना लाजिम है और हर वक्त उसका जिक्र करना। ज़बरदस्त। फ़ाहिद साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे आज के टॉपिक को? देखिए, बात ये है कि जैसे प्रोफेसर साहब वजह तौर पे फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह डिमांड भी करते हैं। लेकिन हायर लेवल गॉड कॉन्शियसनेस ये है, हायर लेवल खुदा की मारिफत ये है कि रब्बुल इज़्ज़त के अलावा क्योंकि कोई वजूद है ही नहीं जिसके ऊपर मैं तकिया कर सकूं। नेमत हो या ना हो, तब भी रब के ऊपर ही रिलाई करना है। तो बिगिनर्स के लिए ये ट्रांजैक्शनल मोड अच्छा है, उनको समझाने के लिए खुदा ने भी समझाया है इस तरह से। लेकिन हायर लेवल ये है कि किसी भी आप हालत में हो, आपने उसी को याद करना है और हमा वक्त याद करना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मशहूर मिसाल है, एक बुरी खबर दी गई, आपने तब भी अल्हम्दुलिल्लाह का, अच्छी खबर दी गई अल्हम्दुलिल्लाह का। लोगों ने पूछा दोनों लेवल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं इसलिए नहीं कि खुशी से मैं खुश हो गया हूँ या गम से मैं गमनाक हो गया हूँ, बल्कि इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ दोनों हालतों में मेरा कल्ब रब की बारगाह में हमा वक्त हाजिर है, इक्वल लेवल के ऊपर। ये इस स्टेट को रियलाइज करने की बहरहाल ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और खुदा से कभी भी गाफिल नहीं रहना चाहिए। उसकी नेमतें हमारे सामने हैं जो याद दिलाती रहती हैं कि वो मौजूद है। चलें, ब्रेक पर जाने से पहले और अफ्तार से पहले हम अपने नात खान से गुजारिश करेंगे, मोहम्मद अरशद साहब हैं, तो आप गुलाया क़ीदत पेश करें और हम ब्रेक पर जाएंगे। बज़्म कायनात के दूल्हा सलाम हो, ए बज़्म कायनात के दूल्हा सलाम हो, हम बेकसों के आका मौला सलाम हो, हम बेकसों के आका मौला सलाम हो। ज़ैनब हसन हुसैन के नाना पे हो सलाम, तुझ पर मकीन गुंबदे खजरा सलाम हो। तैबा के मेरे नबी के शहर से मंसूब जो
मंसूब जो हुआ तैबा के हर मकान को मेरा सलाम हो, तैबा के हर मकान को मेरा सलाम हो। मंशा यही है खालिक़े अकबर का ए हबीब, मंशा यही है खालिक़े अकबर का ए हबीब, तुझ पे हमेशा सय्यद वाला सलाम हो। मुझको मेरे सलाम का आए कभी जवाब, मुझको मेरे सलाम का आए कभी जवाब। अजमल नबी की जात पे ऐसा सलाम हो, अजमल नबी की जात पे ऐसा सलाम हो। खैर रमज़ान में खुशामदीद। अब ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क की तरक्की की राह हमवार करने के लिए मुआशरे का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है। वो कौमें जिन्होंने तालीम पर तवज्जो दी होती हैं उन्होंने दूसरे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की की होती है, ज़्यादा कामयाबियाँ अपने नाम की होती हैं और पूरी दुनिया में अपने नाम का लोहा भी मनवाया होता है। मगर पूरे मुआशरे को पढ़ा लिखा बनाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपनी मदद आपके तहत भी लोगों को मदद करनी चाहिए। गरीब मस्कीन होनहार बच्चों की तालीम की जो है एक जिम्मेदारी हम पर आयद होती है, उसका बीड़ा उठाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कौम की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मुआशरे की फलाह बहबूद का आज़म कर रखा है और कम वसीला लेकिन बासलाहियत तालिब इल्मों को तालीम के लिए साजगार माहौल फराहम किया है। जी हम बात कर रहे हैं खालिद इरशाद सूफ़ी साहब की, जिनका मिशन है कि तालीम के शोबे में वसाइल की कमी की वजह से तालीम के जेवर से महरूम तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप्स दी जाए। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खालिद साहब? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कैसा रमज़ान जा रहा है आपका? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि आप भी सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता थे और फिर आपने कब सोचा कि ये जो कारवान इल्म फाउंडेशन है इसको आपको बनाना है और आपको इस साइड पर जाना है जहाँ पर आप इस तरह के स्टूडेंट्स की, इस तरह के बच्चों की मदद करें? कारवान इल्म फाउंडेशन बेसिकली है ही सहाफ़ियों का एक इनिशिएटिव। अच्छा। एक सहाफ़ती अदारा है महनामा उर्दू डाइजेस्ट, वहाँ से आज से कुछ 23 साल पहले हमने सोचा था, उसके जो ज़िम्मेदारान हैं कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन में ऐसे बच्चे जो मुस्तहिक़ घरानों के, जैसे आपने फरमाया कम वसीला घरानों के बच्चे जो मेरिट पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। तो मैं इसका पहला कारकुन हूँ और टीम लीड के तौर पे पिछले 23 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये काम ही इतना ऐसा है कि यू डेवलपमेंट का है और कौमी फ़र्ज़ की अदायगी है बेसिकली। तो फिर सहाफ़ती करियर को मैंने खुद ही थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रखा और ये जो कारवान है इसी के अमूर सारे देखते हैं। राइट। तो खालिद साहब, वैसे तो हम जानते हैं कि क्या मिशन है इस फाउंडेशन का, लेकिन हमारे नाज़रीन आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि इस फाउंडेशन का मिशन क्या है? बहुत शुक्रिया अली। एक तो कारवान इल्म फाउंडेशन की जो काबिल ज़िक्र या काबिल सताइश बात वो ये है कि ये पाकिस्तान में पायनियर अदारा है, जिस अदारे के तहत ये सोचा गया कि पाकिस्तान की ये जो टैलेंट है, जो यूथ है, उसको महफूज करना है और उसे तामीर पाकिस्तान के काबिल बनाना है। तो हम मैट्रिक और एफएससी में या इंटरमीडिएट में जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेते हैं और पाकिस्तान के किसी भी शहर के सरकारी तालीमी इदारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज में किसी भी डिसिप्लिन में जब उनका मेरिट पे दाखिला होता है तो कारवान इल्म फाउंडेशन उन्हें स्कॉलरशिप फराहम करती है। अच्छा, सिर्फ स्कॉलरशिप्स नहीं हम देते,
हमारा मॉडल मुख्तलिफ है। हम एक सरपरस्त के तौर पे अपना किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, जब एक बच्चे की हमें एप्लीकेशन आती है तो हम उसको उसके सारे हालात वाक़यात को रिव्यू करते हैं, और अगर उसकी ज़रूरत ये है, अगर वो डे स्कॉलर है और उसकी 2 सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम में है तो उसको फीसेस चाहिए, तो हम उसकी जितनी फीसेस हैं उसके तालीमी इदारे को वो प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, अगर उसको आमदोरफ्त के लिए भी इंतहाई गरीब घर का बच्चा है और आमदोरफ्त की भी उसको ज़रूरत है, तो फिर हम उसको मंथली जो कैलकुलेशन करते हैं उसकी ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट हॉस्टलाइज है मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिसिप्लिन में, हम उनकी हॉस्टल की एनुअल फी जो है वो भी देते हैं। ज़बरदस्त। असल में स्लोगन ये है कि सेव एंड प्रमोट रिसोर्सलेस टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो फिर जब आप सरप्लस के तौर पे हैं तो आपने सब चीज़ों का ध्यान, फिर आपने ये देखना है कि आपके मुल्क का बेहतरीन दिमाग, जौहरे काबिल जो है, बेहतरीन टैलेंट जो है, आपने उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। सही है। तो जो कारवान इल्म फाउंडेशन है, ये तो आपने बताया कि नॉर्मल जिस तरह से स्टूडेंट्स के लिए, कुछ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनके लिए भी कोई खास वज़ाइफ वगैरह है? अच्छा, हमारे इसमें डिसेबल का भी एक खुसूसी सेगमेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट में, और हम जो माजूर बच्चे हैं या खुसूसी बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए हमारा मेरिट भी ना होने के बराबर है कि वो कहीं भी दाखिले करते हैं। और मैं आप लोगों की तवज्जो से आपके नाजरीन को बताऊं कि कारवान इल्म फाउंडेशन को ये एजाज़ हासिल है, सूबा पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद कश्मीर में हमने स्पेशल स्टूडेंट्स की तमाम फीसेस और जो भी उनके एक्सपेंस है वो वेव ऑफ कराए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में स्पेशल स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें हमने पढ़ाया है। तो खालिद साहब, जैसे कि बैंक्स कुछ लोन देते हैं एजुकेशन के लिए, और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन भी, यानी बैंक तो वापस मुतालबा करता है लोन जो दिया है वो आपको अदा करना होता है, लेकिन हायर एजुकेशन वो मुतालबा नहीं करता, वो ये कहता है कि आपको कुछ खिदमात पाकिस्तान में ही देनी पड़ेंगी। तो ऐसी कोई शर्त लागू होती है जब आप ये? हमारी पहली पॉलिसी तो ये कि हम कर्ज नहीं देते, यानी ये कर्ज हंसना नहीं है, ये तो उस तालिब इल्म ही की मिल्कियत है, क्योंकि हम ज़कात और अतियात डोनेशन इकट्ठी करते हैं और जो भी रिक्वायर है वो उस स्टूडेंट का हक है। अलबत्ता हम एक मॉरली इखलाकी तौर पे उनसे हलफनामा ज़रूर पुर करवाते हैं। जब स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो 2-3 पॉइंट्स हैं कि मैं जब क्वालिफाई कर जाऊंगा, ग्रेजुएटेड हो जाऊंगा और अमली ज़िंदगी में आऊँगा, तो मैं अपने इर्द गिर्द किसी एक बच्चे की ज़रूर खिदमत करूँगा, उसको स्कॉलरशिप दूँगा या उसकी तालीम मुकम्मल करवाऊँगा। मैं अपनी तालीमी दरसगाहें जो हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करूँगा, और ये कि मैं कारवान इल्म फाउंडेशन का हिस्सा बनूँगा। लेकिन हमारी तरफ से बॉन्डिंग को नहीं, हम तो एक सरपरस्त के तौर पर एक कारवान है जो चल रहा है, और हर साल सैकड़ों स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और अमली ज़िंदगी में आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की के धारे में शामिल हो रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि आप लोग पिक करते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स को, तो अगर से खुद से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डिज़र्विंग भी है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है या वो फिर स्कॉलरशिप लेना चाहता है, तो वो किस तरीके से राबता कर सकता है? दो सूरत हाल है, अब तो 23 साल हो गए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बन गया। मसलन पाकिस्तान के 102 तालीमी इदारे हैं जिनके साथ हमारा MOU है, ठीक है, और स्टूडेंट अपने तालीमी इदारे में ही जाते हैं, जो ज़ाहिर बात है वो पढ़ रहे हैं। सेकेंडली, हमें भी हमारे नंबर्स, हमारे ईमेल, हमारा वेबसाइट, उसके ज़रिए भी हमें कांटेक्ट किया जा सकता है, और हम भी आपके कुछ अकाउंट नंबर्स और जो कांटेक्ट नंबर्स हैं वो अपनी स्क्रीन पर मुसलसल चला रहे हैं। अगर आप लोगों में से कोई या तो डिजर्विंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए भी एक रास्ता है कि वो रब्ता कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई ऐसा बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए और आगे चलकर जो है वो भी इस कार्य खैर में अपना भी हिस्सा डाले, तो आप लोग उनके लिए जो अपने ज़कात, अतियात और सदकात हैं वो दे सकते हैं, और आप हेल्प कर सकते हैं इस तरह के किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए कारवान इल्म फाउंडेशन के जरिए। इन दी एंड में चाहूँगी आप कोई मैसेज दें। बस मैसेज यही है कि कारवान इल्म फाउंडेशन में, जैसे आपने अभी जिक्र किया, इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ये एक ज़िंदगी साज मनसूबा है। जब आप किसी तालिब इल्म को 2 साल 4 साल के लिए स्कॉलरशिप्स देते हैं, और वो फिर अमली ज़िंदगी में जब तक कमाता रहेगा, जब तक वो अपने वालिदैन की, फैमिली की कफ़ालत करता रहेगा, आपको सदका जारिया का सवाब मिलता रहेगा।
तो इसमें पाकिस्तानियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने शुरू में कहा कि पाकिस्तान की तरक्की का सिर्फ एक ही दारोमदार और बेस है, वो ये है कि आप अपनी यूथ को एम्पावर कर दें जदीद तरीन जो भी अलूम फ़नून है उससे। तो खालिद साहब बस एक बात बताइए, कितने वज़ाइफ अब तक आप तकसीम कर चुके हैं? ये अब तक 8,472 के करीब हो गए, 8,472। तो आपने पूरी उसकी जिम्मेदारी उठाए रखी है कि उनको पार लगाना है। यस यस, ज़बरदस्त। इसी तरीके से जी हम दुआ गो हैं कि ये काम इस तरीके से आपका चलता रहे और इसी तरह से जो आपने बीड़ा उठाया है ख़ास तौर पे तालिब इल्मों की ना सिर्फ तालीम का बल्कि उनके सरपरस्त बनने का बात है, वो सिलसिला भी चलता रहे। बहुत शुक्रिया खालिद इरशाद सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी डिस्कशन हम कर रहे थे जी। लाहौर का अफ्तार आपको पता है कि हो चुका है, आपसे कुछ ही देर में कराची का अफ्तार होने वाला है। जो अफ्तार से पहले की दुआ है उसके अंदर तमाम उम्मत मुसलमान को याद रखिएगा, अपनी खास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा।